नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आरक्षण के ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। जनरल कोटे में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर 5 में से 3 जजों ने जताई सहमति। सीजेआई समेत 2 जज की राय अलग। दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ा सुधार। दिल्ली सरकार ने दी ट्रकों की एंट्री की छूट, लेकिन पेट्रोल कारों और कंस्ट्रक्शन पर बैन जारी। सख्तियां चौथे से घटाकर तीसरे स्टेज पर लाई गई। एचडीएफसी बैंक ने महंगा किया लोन। एमसीएलआर में 35 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी की। सभी अवधि के लोन पर होगा लागू। जल्द बढ़ सकता है आपका मोबाइल बिल। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक 20% तक पोस्टपेड दरें बढ़ा सकती है कंपनियां। 5G में भारी निवेश के लिए जुटाना है फंड। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी। बैंकिंग मिडिल शेयरों में अच्छी बढ़त। 17 जनवरी 2022 के बाद निफ्टी 18,200 के पार बंद। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने बढ़ाई एयर प्यूरिफायर की मांग। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। बाजार में 10 से लेकर 50,000 रुपए तक के विकल्प मौजूद। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। इसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित भी शामिल थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम, डिटेल में कोर्ट ने क्या कहा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, साल 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% कोटा लागू करने की घोषणा जो है वो की थी। इससे जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अंदर 10% का कोटा जो है मिलना था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका में कहा गया था कि ये कोटा जो है संविधान की गाइडलाइंस का उल्लंघन जो है वो करता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह दलील दी कि ये किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन जो नहीं करता है। साथ ही जो 50% का सीमा जो है आरक्षण की तय की गई है उसका भी उल्लंघन जो है नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर के अपना फैसला जो है सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला जो है वो सुनाया। इसमें जो 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को सही जो है वो ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कहीं भी ये संविधान की गाइडलाइंस को उल्लंघन जो नहीं करता है। साथ ही साथ जो 50% का कोटा जो है तय किया गया उसकी लिमिट का उल्लंघन जो नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को हरी झंडी जो दे दी है। अब जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको नौकरियों में या फिर शिक्षा में 10% का ये कोटा जो है आरक्षण का वो मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता को चुनौती देते हैं। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है। जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। जातिवादी तो हुए अपने आप, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं कैसे पलट गया? और बीजेपी ने इस फैसले पर खुशी जताई है। कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। देश की राष्ट्रपति के लिए भी अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं था।
कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज थे, दलित विरोधी रही है, सेना विरोधी रही है, संसद विरोधी है और आज गरीब विरोधी भी है। इधर आरजेडी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई है। हमने सदन में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया था कि एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असली मायने क्या हैं और क्या आगे भी इस पर कानूनी विचार विमर्श हो सकता है, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली है। मौसम में बदलाव और हवा चलने से लगातार तीसरे दिन एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। AQI सीवियर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है, यानी इसमें सुधार हुआ। आज राजधानी में औसत AQI 326 दर्ज किया गया। इसके साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को स्टेज 4 से घटाकर स्टेज 3 पर लाया गया है। प्राइमरी स्कूल 9 नवंबर से फिर से खुलेंगे। ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन हट गया है। आज से दफ्तर भी पूरी कैपेसिटी के साथ काम शुरू कर पाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि स्टेज 3 के प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण में के अंदर तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। कल जो एक्सपर्ट्स ने CAQM के सामने प्रेजेंटेशन दिया, उसके अनुसार कल भी और आज भी जो एवरेज दिख रहा है, तो 450 की जगह एवरेज 350 AQI का स्तर मापा जा रहा है। और अब सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता रोहन जुड़े हुए हैं। रोहन, बताइए ताजा हाल क्या है और आने वाले कुछ दिनों के लिए उम्मीद क्या की जा सकती है? जी, हालांकि राहत ज़रूर है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन ये राहत के बावजूद अभी जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। इससे पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि सीवियर प्लस कैटेगरी में हम जा चुके थे, तो उसके मुकाबले ज़रूर थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी भी जो एडवाइजरी है वो ये है कि आप घर से कम बाहर निकलें, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। अगर आपको सांस की समस्याएँ हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें बाहर निकलना, मास्क पहने, और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको कर्व करने की एडवाइजरी अभी भी जारी है। सरकार ने कुछ जो नियम लगाए थे GRAP 4 के, उसको फिर GRAP 3 में कर दिया है। ज़रूर है कई सारे रिलैक्सेशन ज़रूर दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और एडवाइजरी आई है, उसमें निर्माण कार्यों को एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। जो ये एयर पोल्यूशन है उसका, और धूल को एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है, और उसमें कुछ नए नियम बनाए गए हैं। मसलन आपको स्मॉग गन, अगर कोई भी दिल्ली NCR के एरिया में कोई भी अगर निर्माण कार्य हो रहा है, डिमोलिशन का कार्य हो रहा है, तो स्मॉग गन को अनिवार्य कर लिया गया है। अगर 5,000 से 10,000 है तो आपको लगभग 2 स्मॉग गन तो रखने ही पड़ेंगे। 10,000 से 15,000 है तो कम से 3 स्मॉग गन रखने पड़ेंगे। 20,000 अगर वर्ग मीटर से ऊपर अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो आपको कम से कम 4 स्मॉग गन रखने पड़ेंगे। ये कुछ नए नियम अभी से थोड़ी देर पहले जो सरकार का एयर क्वालिटी को लेकर जो पैनल बना है उसने ये घोषणा की है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो फोरकास्ट है कि थोड़ा सा सुधार हो सकता है, अगले 3-4 दिन थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और स्पेल आएगा पॉल्यूशन का, और फिर दिल्ली NCR वालों की चिंता फिर से बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। चलिए रोहन, हम दोबारा लौटते हैं आपके पास कुछ और खबरों के लिए, लेकिन प्रदूषण से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। दिल्ली NCR में इंडोर एयर प्यूरिफायर की रिकॉर्ड खरीदारी इस बार देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में और 10-15% बिक्री बढ़ सकती है। मांग में उछाल की वजह कंपनियों के एयर प्यूरिफायर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरे के निशान पर बना हुआ है। यही वजह है बाजार में अब इंडोर एयर प्यूरिफायर की मांग जोर पकड़ने लगी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के एयर प्यूरिफायर है और इनके साइज सबके आपको अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि जिस साइज का आपका कमरा है आप उसी साइज के हिसाब से यहाँ पर इंडोर एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं। खासतौर पर अगर मैं कंपनियों की बात करूँ तो इसमें डायसन, फिलिप्स, केंट और एलजी जैसी कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में मौजूद हैं और नई टेक्नोलॉजी से लैस एयर प्यूरिफायर बना रही हैं। यहाँ पर जो एयर प्यूरिफायर आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली इन सब में 3 तरह के फिल्टर इंस्टॉल्ड किए गए हैं जो आपके घर में डस्ट है, वायरस है या फिर अलग अलग फ्यूम्स जो निकलती हैं, गैसेस है, चाहे वो किचन से निकलने वाली गैस हो या फिर एलईडी रेज हो, इन सब के जो खतरे हैं उनसे आपके शरीर को ये एयर प्यूरिफायर बचाने में मदद करते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो यहाँ पर जो मौजूद एयर प्यूरिफायर है इनकी रेंज 10,000 से शुरू होकर 50,000 से भी ज्यादा है। तो इस बार हम देखें कि कंपनियों को ये उम्मीद है, जिस तरह से नवंबर और दिसंबर के महीने की बात करें, पिछले 2 से 3 साल में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर खतरे के निशान को भी पार कर जाता है और एयर प्यूरिफायर जैसी चीज कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बनकर रह जाती है। तो इस बार प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर का एक बार फिर से यहाँ पर सामना किया जा रहा है और दिवाली के बाद से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। जानकारी ये भी दी जा रही है कि कई कंपनियों के एयर प्यूरिफायर अभी से ही आउट ऑफ स्टॉक भी होने लगे हैं। तो कंपनियां एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं क्योंकि इस बार कंपनियों को ये उम्मीद है कि जो डिमांड है वो डबल डिजिट तक पहुंच सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और दिल्ली में जहरीले प्रदूषण के बीच डेंगू के डराने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। एक हफ्ते में डेंगू के 295 केस दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक डेंगू के 1238 मरीज सामने आए हैं। हालांकि डेंगू की वजह से इस साल अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन आंकड़े तो डराने वाले हैं। इस साल अब तक 2470 केस सामने आ चुके हैं। बाकी डिटेल समझते हैं। एक बार फिर से चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, ये डबल ट्रबल इस वक्त दिल्ली के लिए है अगर डेंगू को माने, क्या तस्वीर है? जी, पिछले साल भी हमने देखा था कि इसी समय में जब प्रदूषण बढ़ता है, इसी समय में हमने देखा था कि डेंगू का भी कहर आ जाता है। तो अभी जैसा आपने आंकड़ों में बताया कि सिर्फ 4 दिनों का आंकड़ा है, नवंबर का पहले 4 दिनों का, जहां 295 मामले यानी लगभग 300 मामले आ चुके हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में हमने देखा 1238 मामले आए थे और अगर इस साल अब तक ले लेंगे 2400 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं अब तक दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली नगर निगम का कहना है। तो ये मामले, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल अकेले नवंबर में 6000 से ज़्यादा मामले आए थे। तो ये हर साल का ट्रेंड है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही, किसी तरह से रोक नहीं पा रही है। और जब डेंगू बढ़ता है तो साथ ही साथ चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। अगर इसी साल की बात करें तो इस बार भी अच्छे खासे मामले चिकनगुनिया और मलेरिया के भी आ चुके हैं। उस पर भी सरकार की नज़र है। और जो सिम्टम्स हैं लगभग सेम है सबके, तेज़ बुखार होना, मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो है, और सरदर्द की जो शिकायत होती है। तो ये दिल्ली के जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ आपको इस तरह के बहुत सारे मामले इस वक्त दिख रहे हैं। दिल्ली वासियों की चिंता ये है क्योंकि वो मतलब घर से बाहर निकले तो प्रदूषण का खतरा है, घर के अंदर भी रहें, अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी आ रही है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ये सीजनल थिंग है, लेकिन इस बार ये मामले थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं और ये इसलिए सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी काफ़ी एक चिंता बना हुआ है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और जल्दी ही आपका मोबाइल बिल भी बढ़ सकता है। 5G में निवेश के लिए मोबाइल कंपनियों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने वाली हैं 20% तक। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा के पास, एक बार फिर से चलते हैं। बताएं असीम, कब तक बढ़ सकता है ये अपना मोबाइल बिल? देखिए, जल्दी ही आपका मोबाइल बिल जो है बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल नवंबर में टैरिफ में 20 से 25% की बढ़ोतरी जो है वो की थी। अब टेलीकॉम कंपनियां इस साल 15 से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। अगर मैं फ्यूचर रेटिंग की बात करूं तो उसके मुताबिक टैरिफ में 15% से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी जो हो सकती है। वही जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी किस्तों में अगले साल 3 से 4 बार दरें
जो है वो बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि आपके ऊपर बोझ पड़ना जो है वो तय है। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाओं का रोल आउट जो है वो कर रही है। तो 5G सेवाओं का रोल आउट करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। कंपनी को 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए तक का एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे इसका बोझ जो है ग्राहकों के ऊपर जो है वो पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने दरों में 15% से लेकर के 20% की बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आखिरी घंटे में आज रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 235 पॉइंट चढ़कर 61,185 पर और निफ्टी 86 पॉइंट चढ़कर 18,203 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज किन सेक्टर्स में खरीदारी और किन सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिली? देखिए 7 महीने बाद आज इंडेक्स 18,200 के पार जाके बंद हुआ। निफ्टी बैंक की तो आज रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक शानदार तेजी बैंकों के अंदर बनी हुई है और वो बाजार को भी ड्राइव कर रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में ब्रिटानिया नंबर्स के बाद 9% ऊपर, एसबीआई 3.5% नंबर्स के बाद चला। अदानी एंटरप्राइज नए रिकॉर्ड स्तरों पर करीब 3.5% का उछाल और बीपीसीएल 3% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में डीवी स्लैब नंबर्स के बाद 9% टूटा, एशियन पेंट 2.5%, सिप्ला 1.5% और बजाज फिनसर्व करीब 1.25% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ मिड कैप गेनर्स है, मिड कैप लूजर्स की बात की जाए तो आज यूनियन बैंक करीब 6% ऊपर, ट्राइडेंट 5.5%, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक यानी 4 में से 3 गेनर जो थे वो पीएसयू बैंकिंग की तरफ से थे। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में एबी फैशन, मैक्स हेल्थकेयर, कुबोटा, स्कॉट्स कुबोटा और कंटेनर कॉर्प, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एफएनओ में लीड कर रहा था आज बैंक ऑफ बड़ौदा 9.5% की तेजी में, ब्रिटानिया 9% ऊपर, अमर राजा करीब 6% ऊपर और हिंदुस्तान कॉपर 4.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएनओ गिरने वाले शेयरों में डीवी स्लैब नंबर्स का टूटा, मैरिको नंबर्स का टूटा, वेदांता 5% 2 दिन की तेजी के बाद और आदित्य बिरला फैशन करीब 2.5% बिकवाली यहां पर भी रही। क्लियर कट आज के विनर रहे पीएसयू बैंक्स, एसबीआई 3.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 10%, केनरा बैंक 4%, इंडियन बैंक 4%। तो एक अच्छी तेजी बैंकिंग स्पेस में और इसको आउट परफॉर्म कर रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जिसके चलते आज रिकॉर्ड लेवल्स पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और इकोनॉमी में रिकवरी से बैंकों को काफी फायदा हुआ है और बैंक्स निवेशकों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। ये कहना है व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया का। वहीं सीएनबीसी से खास बातचीत में आशीष सोमैया ने आईटी सेक्टर को लेकर भी निवेश की स्ट्रेटजी बताई है। बैंकों की सिचुएशन इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो काफी समय से ये एक्सपेक्टेशन था कि बैंक का इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिकवरी होनी चाहिए। तो निवेशकों के लिए बढ़िया बात यही है कि उनका कन्विक्शन खरा उतरा है और ये भी जाहिर करता है कि कंसेंसस हमेशा गलत नहीं होता है। तो दैट इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस और मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू भी रहेगा। हम लोगों के पोर्टफोलियोज में आईटी थोड़ा मामूली सा ओवरवेट ही है। हम लोगों ने उसको कोई बहुत कम एक्सपोजर वगैरह नहीं किया है। इसके पीछे के 2-3 कारण है। जैसा आपने बताया कि वैल्यूएशन हमेशा पकड़ पाना और वैल्यूएशन हमेशा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फंडामेंटल्स को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा मानना ये है कि जब भी कोई स्लो डाउन आता है, जब भी कोई नेगेटिव यूएस के बारे में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो 1-2 क्वार्टर डेफिनेटली ऑर्डर इनटेक्स या न्यू बिजनेस 1-2 क्वार्टर स्लो हो जाता है। अगर आपने एचडीएफसी बैंक से किसी तरह का लोन ले रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने सभी अवधि के लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब ग्राहकों के लिए लोन लेना और महंगा हो गया है। ब्याज पर बढ़ी हुई दरें 7 नवंबर से ही लागू हो जाएंगी। इसके बाद से पहले से लोन ले चुके ग्राहकों को अधिक ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल बैंक ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया है। इससे हर तरह के लोन पर इंटरेस्ट रेट पहले से ज्यादा हो गया है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट सितंबर महीने में बढ़ाकर 5.9% कर दिए जाने के बाद लगभग हर बैंक ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ट्विटर का टेकओवर करने के बाद एलन मस्क धड़ाधड़ कई बदलाव कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कंपनी के कर्मचारियों की छंटनी की गई है। भारत में भी ट्विटर के दफ्तर लगभग खाली कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन में
ब्लू टिक की कीमत $7.99 यानी $8 तय कर दी गई है। भारत में लोग ब्लू टिक की कीमत का इंतजार कर रहे हैं। खुद मस्क ने एक ट्वीट के जवाब में बताया कि भारत में भी 1 महीने में ब्लू टिक की कीमत आ जाएगी। इधर भारत के बड़े स्टार्टअप्स और दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स ने फिलहाल ट्विटर पर अपने विज्ञापन रोक दिए हैं। त्योहारों के बाद अब शादियों के सीजन में व्यापारियों को बम्पर बिक्री की उम्मीद है। 14 नवंबर के बाद से सीजन शुरू हो रहा है। व्यापारियों की संस्था केट के मुताबिक देश में करीब 32 लाख शादियां इस सीजन में होने वाली हैं और करीब 4 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। इसमें होम डेकोर से लेकर ज्वेलरी, फुटवेयर, गारमेंट्स, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक शामिल हैं। दिवाली में हुए रिकॉर्ड तोड़ कारोबार के बाद अब देश भर के व्यापारियों की निगाहें सीधे तौर पर लगी हुई है शादियों के सीजन पर, जो देव उठनी एकादशी 4 नवंबर से शुरू हो चुका है और जिसका पहला चरण 14 दिसंबर को समाप्त होगा। इस 40 दिन के पीरियड में, इस 40 दिन की अवधि में लगभग उम्मीद की जाती है कि देश में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिसके कारण से लगभग 3,75,000 करोड़ का कारोबार होगा। इधर आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को फिर से एक चिट्ठी लिखी है। पिछले खतों में सुकेश ने आम आदमी पार्टी के ऊपर पैसे लेने के आरोप लगाए थे। अब सुकेश ने कहा कि इन खुलासों की वजह से जेल में उसकी जान को खतरा है। सुकेश ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। सुकेश अभी तक उपराज्यपाल को 3 खत लिख चुका है। गुजरात चुनाव के लिए आज बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग रिलीज किया है। इसका पंचलाइन है, आ गुजरात में बनावे अच्छे, मतलब ये गुजरात मैंने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस थीम सॉन्ग के केंद्र में है और इसमें अहमदाबाद रिवर फ्रंट, गिफ्ट सिटी, मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे लैंडमार्क्स दिखाए गए हैं। गुजरात प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો અવાજ બોલે છે, આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। गुजरातनी आ प्रजा छे, जीववानी आई तो मजा। और अब तस्वीरें नानक जयंती और देव दीपावली की। कल नानक जयंती और इस मौके पर देश भर के गुरुद्वारे सज गए हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से गुरुद्वारों की छटा देखते ही बन रही है। अमृतसर का हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल भी रोशनी से नहा रहा है। और अब तस्वीरें नानक जयंती और कल नानक जयंती है, इसी मौके पर आप देख रहे हैं ये साज सज्जा। और दूसरी तरफ देव दीपावली के मौके पर बनारस के घाट और मंदिर भी सज धज कर तैयार हैं। गंगा आरती की जा रही है। 10 लाख से ज्यादा दीप के साथ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी इस बार है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज से जुड़े रहिए और खबरों से अपडेट रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।